2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो शायद इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले कई दशकों तक हमारी राजनीति की दिशा तय करेगा, और वो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो लोकसभा या विधानसभा सीट जहां आप वोट देते हैं, क्या हो अगर 2026 के बाद वो सीट वैसी रहे ही ना? क्या होगा अगर आपके एक वोट की जो ताकत आज है वो कल पूरी तरह से बदल जाए? और क्या होगा अगर वो नेता जिसे आप चुनते हैं वो भी बदल जाए? जी हाँ, ये सब कुछ मुमकिन है डिलिमिटेशन बिल 2026 के साथ। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिलिमिटेशन, ये शब्द है क्या। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये देश का चुनावी नक्शा फिर से बनाने जैसा है, और इसका एक ही मकसद है कि हर एक वोट की कीमत लगभग बराबर हो। और ये जो इतना जरूरी काम है, इसे एक बहुत पावरफुल बॉडी करती है जिसे हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। इस बिल के सेक्शन 8 को देखें तो इसके मुख्य काम हैं अलग अलग राज्यों को लोकसभा सीटें देना, विधानसभा की टोटल सीटें तय करना, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व करना, और हाँ, सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करना। अब सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से 2026 में ही इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज हम जिस चुनावी नक्शे को देख रहे हैं ना, वो दशकों पुराने आंकड़ों पर बना है। लोकसभा में राज्यों को जो सीटें मिली हुई हैं, उनका आधार है 1971 की जनगणना। सोचिए, और जो सीटों की बाउंड्री में आखिरी बड़ा बदलाव हुआ था, वो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। तो प्रॉब्लम यही है, इन 50 सालों में इंडिया की आबादी, इसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सब कुछ बदल गया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा वही का वही पुराना है। इसका नतीजा क्या हुआ? कहीं एक सांसद लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं बहुत कम लोगों को। बस इसी इम्बैलेंस को ठीक करना अब जरूरी हो गया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा काम है, इसे करने वाला डिलिमिटेशन कमीशन आखिर काम कैसे करेगा, इसमें कौन कौन लोग होंगे। देखिए, इस बिल के सेक्शन 3 और 5 में कमीशन का स्ट्रक्चर एकदम साफ है। इसके चेयरपर्सन होंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज। उनके साथ होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनके द्वारा चुना गया कोई एक इलेक्शन कमिश्नर और उस राज्य के इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, इनकी मदद के लिए 10 सहयोगी सदस्य भी होंगे जो सांसद और विधायक होंगे। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये जो सहयोगी सदस्य है ना, ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं, इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार है कि आखिर इस बिल के लागू होने के बाद असल में जमीन पर क्या-क्या बदलने वाला है। सबसे बड़ा और शायद सबसे ऐतिहासिक बदलाव इस एक नंबर में छिपा है, 33%। जी हाँ, इस बिल का एक बहुत बड़ा मकसद है लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें रिजर्व करना। ये इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अगर शॉर्ट में समझे तो 4 बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहला, राज्यों को उनकी नई आबादी के हिसाब से सीटें मिलेंगी। दूसरा, 33% महिला आरक्षण, और ये सीटें रोटेशन पर होंगी, यानी एक चुनाव में जो सीट रिजर्व्ड है, हो सकता है अगले चुनाव में वो जनरल हो जाए, ताकि हर क्षेत्र को मौका मिले। तीसरा, SC/ST कम्युनिटी के लिए जो आरक्षण है उसे भी नई आबादी के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। और चौथा, जैसा हमने कहा, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की बाउंड्री फिर से खींची जाएगी। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इस बिल के पीछे भी एक असली कहानी है, और वो कहानी है पावर शिफ्ट की, यानी सत्ता के समीकरणों में बदलाव की। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, जब सीटें नई जनगणना के आधार पर बांटी जाएंगी तो सीधी सी बात है, जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है उन्हें लोकसभा में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, यानी नेशनल पॉलिटिक्स में उनका दबदबा बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है, उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी सीटों की संख्या कम हो जाए। और यही वो एक बात है जो इस बिल के सबसे गहरे असर को दिखाती है। ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है,
ये आने वाले कई दशकों के लिए पूरे देश में पॉलिटिकल पावर के सेंटर को बदलने की एक कोशिश है। इसीलिए मैं फिर कह रही हूँ, 2026 सिर्फ कैलेंडर का एक साल नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की कहानी का अगला अध्याय है, एक ऐसा चैप्टर जो लिखा जाना अभी बाकी है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? पहली और सबसे जरूरी बात, आपके वोट की ताकत बदल सकती है। दूसरी, आपके चुनाव क्षेत्र की बाउंड्रीज का बदलना लगभग तय है। और तीसरी, भारत का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बदलाव भारत के भविष्य के लिए सही दिशा में उठाया गया एक कदम है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।